नमस्ते भाइयों। मैं ब्रह्मदत्त आप लोगों के सामने फिर से लीगल हेल्प सॉल्यूशन एसोसिएट्स है। जैसा कि मैंने समय दिया था कि 10:30 बजे हम आज लाइव आएंगे और आज हम बात करेंगे कि 498 ए जो है उसकी शुरुआती पैरवी हम कैसे करें। जैसे ही चार्जशीट दाखिल होती है तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद में मैं क्या क्या प्रोसेस करने हैं उसी संबंध में आज हम आपसे बात करेंगे। और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आधा घंटा के लिए हम आएंगे क्योंकि महिलाएं झूठे मुकदमे दर्ज कराकर परिवारों को ब्लैकमेल कर रही हैं और पुलिस मशीनरी जो है पूरी तरीके से उनका साथ दे रही है। बिना किसी जांच के, बिना किसी तथ्यों के पुरुषों को दोषी बना दिया जाता है। सालों साल मुकदमे चलने के बाद जब वो बरी हो जाते हैं तब तक उनका सब कुछ उजड़ चुका होता है। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे कि आपको अगर आपके खिलाफ में 498 की अगर FIR दर्ज है तो उसको कैसे डिफेंड करना है और शुरुआती दौर में ही आप अपना पक्ष कैसे रख सकते हैं। और अपनी बात स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय देते रहें। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे लेकिन आप लोगों के सवाल होंगे उनके हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। कि सबसे ज़्यादा अहम रोल पुलिस का होता है क्योंकि पुलिस बिना किसी छानबीन के, बिना किसी जांच के किसी को भी आरोपित साबित कर देती है और उसके बाद में कोर्ट में साबित करने में सालों साल बीत जाते हैं। तब तक एक एज लिमिट होती है, वो एज लिमिट भी क्रॉस हो जाती है। तो हमें किस तरीके से अपनी बात रखनी है जब भी आपके खिलाफ में कोई शिकायत जाए, किस तरीके से हमें अपने केस को डिफेंड करना है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस जो दी गई हैं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पे प्री लेवल की जांच होनी चाहिए अगर कोई शिकायत संबंधित थाने में जाती है, तो किस तरीके से हमें मूव करना है। आपने देखा होगा कि जो भी थाना होता है, जो भी शिकायत करता रहता है, उसके तथ्यों पे ही पूरा का पूरा चार्जशीट शामिल कर दी जाती है और बिना किसी गलती के ही पूरे परिवार को दोषी पुलिस की तरफ से बना दिया जाता है। तो यहाँ पे पुलिस कहाँ कहाँ गलतियाँ करती है, उन गलतियों के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको किस तरीके से, हालांकि हम अपने पिछले लाइव में बहुत सारी बातें बता चुके हैं अगर आप लाइव देखेंगे, लेकिन मेरे साथ मजबूरी है कि समय ना हो पाने की वजह से लोगों की कॉल नहीं उठा पाते और मैंने कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं कि भाई ज़रूरतमंदों की ये मदद करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर महिला गलत हो, पुरुष भी गलत हो सकते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, किस किस को संभालने के लिए बैठेंगे, लेकिन हाँ जितना प्रयास है उतना हम कर सकते हैं। कहीं अगर महिलाएं गलत हैं तो कहीं पुरुष भी गलत है, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस है महिलाएं उनके फेवर में बने हुए कानून का ज़्यादा दुरुपयोग कर रही हैं जो अब तक देखने में आया है। तो इन्हीं सब बातों पे आज हम बहस करेंगे। मनोज भाई, ठीक है, आप कल कॉल करना मेरे को और आप लोगों की अगर कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और कोशिश करेंगे कि जवाब देने की कोशिश करें। और ज़्यादा अगर डिटेलिंग जानकारी चाहिए हो तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो 7906300632 है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैंने कुछ फ़ीस रखी हुई है, प्राइवेसी कंसर्न है, हमें भी बचना होता है फेक कॉल्स से। पता नहीं कौन हमारी डिटेलिंग ले रहा है, कौन स्नूपिंग कर रहा है, तो बचना होता है। आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है साड़ू भाई राम राम। राम राम भैया, राम राम। समीर भाई, जय माँ बगला मुखी, कैसे हैं? आपने देखा होगा कि महिला जब भी कोई कंप्लेन देती है तो बड़ा चढ़ा के देती है। वो क्यों देती है, उसको पता है। उसको सबसे पहले यही चीज़ पढ़ाई जाती है कि भाई तुमने शादी कर ली है, तुम्हें हर चीज़ में तुम्हें अधिकार मिलेगा और जो कानून तुम्हारे फेवर में है, तुम लड़के वालों को घुटना टिका सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो।
हाँ, फॉल्स कंप्लेन किसको नहीं दे सकती, फॉल्सी कंप्लेन तो होती है महिलाओं की। वो तो कुछ भी कोई नहीं देखता है ना, नीचे देखता है ना कोई ऊपर देखता है, ऊपर वाला होता है नीचे वाले से रिपोर्ट तलब करता है, नीचे वाला कुछ भी बना के भेज देता है। अगर पुलिस चाहे और ईमानदारी से अगर काम करे तो बहुत सारे परिवार बच सकते हैं आज की डेट में। लेकिन पुलिस क्यों चाहेगी? पुलिस को पता है कि अगर पैसा निकाला जाएगा तो पुरुषों से ही पैसा निकाला जा सकता है, महिलाओं के पास कुछ भी नहीं है, और होगा भी तो वो देना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए डरा धमका के सिर्फ पुरुषों से पैसा निकाला जा सकता है, उनके परिवारों से पैसा निकाला जा सकता है। इसलिए पूरे परिवारों को मुलजिम बना देते हैं और चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई महिला थाने में या महिला हेल्पलाइन में शिकायत देती है, मैंने अभी हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी एक वीडियो देखा, एक कोई एनजीओ की कोई महिला है और वो काउंसलिंग कर रही है, कोई महाराष्ट्र ऐसी कुछ बताया जा रहा है। वो ये समझ रही है कि उसके बाप का कानून है, उसने एनजीओ बना के वो बैठ गई है, टेबल ठोंक रही है वो। उस कुतिया से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से काउंसलिंग कर रही है और उस पुरुष को गाली गलौज कर रही है, माँ बहन की गाली गलौज कर रही है, जिस तरीके की टॉकिंग कर रही है वो, क्या वो कानूनी दायरे में है? उसको किसने अधिकार दिया कि किसी एप्लीकेशन को जज करे? वो कौन होती है? एनजीओ वाली कौन होती है? तो इन्हीं सब चीज़ों पे पुरुषों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, समाज हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे पुलिस हो, तब तक जब तक कि हम लड़ना नहीं जानते। आपने देखा होगा कि महिला जब भी कोई शिकायत देती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में साफ तरीके से कहा है कि अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है तो उस पर प्री जांच होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट पेश करनी होगी आला अधिकारियों को। हालांकि ये आदेश जो है उसमें एफआईआर कंपलसरी बताई गई है, और वो एफआईआर कंपलसरी कब है, कुछ आईपीसी के दायरे उसमें दिए गए हैं उस जजमेंट में। लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आ जाता है तो उसमें पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि प्री लेवल की जांच करें। अगर वो जांच नहीं करते हैं और डायरेक्ट एफआईआर कर देते हैं तो उनके खिलाफ भी आईपीसी सेक्शन 166 का मुकदमा चलाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जब कोई भी महिला शिकायत देती है तो जैसे ही शिकायत जाती है तो पुरुषों के साथ में इस तरीके गिद्ध की तरह उस पुलिस थाने के लोग नोचने की कोशिश करने लगते हैं। एक वे ऑफ टॉकिंग बहुत अजीब तरीके का होता है उनका। ऐसे लगता है कि ये शिकायत नहीं आई है, हम बहुत बड़े मुलजिम हो गए। लेकिन उनकी जिम्मेदारी, वो काउंसलिंग के नाम पे ड्रामा करते हैं। काउंसलिंग कर लिए, काउंसलिंग में आपने खूब अपनी बातें कह दी, सारी चीज़ें दिखा दी, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वो एफआईआर दर्ज करेंगे। बहुत जगह पे मैंने देखा है। लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, और वो गाइडलाइंस होम मिनिस्ट्री को भी फॉरवर्ड की गई है, और ऑल स्टेट्स के डीजीपी और डीजीपी वाया एसपी, एसपी वाया एसएचओ को भी गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए बोला गया है। उसमें बोला गया है कि अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होता है तो उस पर प्री लेवल की जांच पहले होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होने से पहले होनी चाहिए। अगर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और जांच नहीं होती है तो आईपीसी सेक्शन 166 ए के तहत में उस थाने का संबंधित एसएचओ के खिलाफ में मुकदमा चलाया जा सकता है, और ये कोर्ट की अवमानना भी हो सकती है। अब चूंकि बात यहाँ पे आ जाती है कोर्ट की अवमानना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इसकी अवमानना सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल कर सकते हैं। लोगों को जानकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए ये जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिस वालियाँ हैं, तुरंत एक मुलजिम की तरह से देखने लगती हैं। शिकायत जाएगी काउंसलिंग के नाम पर,
ये ड्रामेबाजी करते हैं, तथ्य लिखते हैं, सारी चीज़ें, मुकदमा हो जाता है ना, सब कुछ होता है। अब इन्होंने मुकदमा तो लिख दिया, अब मुकदमा लिखने के बाद में इनकी जिम्मेदारी बनती है कि एफआईआर दर्ज होने के 2 वीक के अंदर इनको सीआरपीसी 41A का नोटिस देना होता है और कारण बताना होता है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं जरूरी है। अगर गिरफ्तारी जरूरी है और गिरफ्तार अगर ये कर रहे हैं तो उसके लिए भी मजिस्ट्रेट को या सक्षम जिले के अधिकारी को इनको कारण बताना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तब ये किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने अमूमन केस में देखा होगा कि जैसे एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के काफ़ी दिनों बाद, महीनों बाद ये लोग 41A का नोटिस देते हैं। अगर किया जा रहा है तो ये इलीगल प्रोसेस है और गलत प्रोसेस है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट बिहार साफ साफ वायलेट करता है। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एफआईआर दर्ज होने के विदिन 2 वीक 41A का नोटिस आपको सर्व करना पड़ेगा। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती है, दूसरी गलती है पुलिस की। तीसरी गलती यह है कि 498 का जब भी कोई केस होता है वो मौका नजरा नक्शी बनाने के लिए पुलिस जाती है मौके पे। तो वो मौका नजरा नक्शी बनाने के लिए जाती तो है, तो मौका नजरा नक्शी जब बनाएगी तो आस पड़ोस की चौहद्दी लिखी जाती है किसके नाम से क्या है, तो पुलिस क्या करती है, स्वतंत्र साक्षी बना देती है। स्वतंत्र साक्षी का मतलब यह है कि आते जाते लोग हैं उनसे पूछा ताछा और अपनी मर्जी से 161 सीआरपीसी के बयान लिख देती है। 161 के सीआरपीसी के बयान में पुलिस के साइन की किसी के साइन की कोई ज़रूरत नहीं है। और 161 सीआरपीसी के बयान की हम सर्टिफाइड कॉपी भी कोर्ट से नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सर्टिफाइड बयान नहीं होते हैं। लेकिन जो मुकदमा लिखाती है हेमा मालिनी, वो विश्व सुंदरी, उसकी तरफ से उसके मम्मी पापा भाई बहन जो भी परिवार के लोग हैं उनकी तरफ से उनके बयान लिख दिए जाते हैं। आप समझ रहे हैं कि 161 के बयान उस लड़की के परिवार वालों के लिखे जाते हैं। क्या ये एडमिसिबल है? नहीं है। जब भी एक लड़की जब ससुराल से मायके, अगर ससुराल में कोई प्रताड़ना हुई या नहीं हुई, वो तो ड्रामा करती हैं, मायके जाती है तो मायके में जाके अपने मम्मी पापा भाई बहन सबको बताती है और बताने के बाद में फिर वो थाने को मूव करते हैं। दैट मीन्स कि सबका इंटरेस्ट है तभी लड़की थाने पहुंच रही है। और जब मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस क्या करती है, 161 के बयान लड़की के लिख देती है अपनी मर्जी से और 161 में उसके मम्मी पापा भाई बहन भाभी जो भी मतलब जितना भी पूरा साम्राज्य होता है, ईमानदार लोग होते हैं, उनके सबके नाम लिख देती है। लेकिन ये कोर्ट में ये बयान एडमिसिबल नहीं है परिवार वालों के, क्योंकि ये इंटरेस्टेड विटनेस हैं। क्योंकि जो शिकायत दर्ज कराई गई है वो इनकी मर्जी से शिकायत दर्ज कराई गई है, इनकी मर्जी से लड़की थाने भेजी गई है, तो इनके बयान मायने नहीं रखते हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। इनको इंटरेस्टेड विटनेस बोलते हैं। जैसे मम्मी पापा भाई बहन, इनके अगर किसी के बयान पुलिस लिख रही है लड़की की तरफ से जिसने मुकदमा दर्ज कराया है तो वो इंटरेस्टेड विटनेस हो गए और इंटरेस्टेड विटनेस के कोई मायने नहीं होते हैं कोर्ट में। तो आप यहाँ पे भी, ये तीसरी कमी है। क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी के बयान होना ज़रूरी है, घर के बंदों के बयान नहीं लिए जा सकते। अगर घर के लोगों के बयान यदि लिखे हैं 161 सीआरपीसी में तो वो इंटरेस्टेड विटनेस के तहत में आते हैं और इनका कोई मोल नहीं है, आप ये चैलेंज कर सकते हैं। ये तीसरी गलती है। चौथी गलती पुलिस की, जब भी कोई दहेज की मुकदमा एफआईआर दर्ज होती है तो लड़की बहुत सारा बढ़ा चढ़ा के बोलती अतिरिक्त दहेज, उसमें लिख देते हैं, कभी कभी वकील लोग भी लिख देते हैं अतिरिक्त दहेज। तो अतिरिक्त दहेज क्या है, कहाँ परिभाषित किया गया है? अतिरिक्त दहेज नाम का कोई शब्द ही नहीं है, अतिरिक्त दहेज का कोई मतलब भी नहीं बनता है।
वो दहेज क्या है ये भी एक्सप्लेन किया गया है। डीबी में एक एक्सप्लेनेशन में वो एक्सप्लेनेशन दी गई है कि ये जो दहेज है वो डॉरी प्रोविशन एक्ट 1961 के प्रावधानों के तहत ही माना जाएगा। और जब डॉरी प्रोविशन एक्ट 1961 के जब प्रावधानों की बात आती है तो यहाँ अमेंडमेंट की बात आती है। तो दहेज क्या है, तो यहाँ पे एक बात आ जाती है द मेंटेनेंस ऑफ प्रेजेंट लिस्ट टू ग्रूम एंड ब्राइड एक्ट 1985 के कुछ सेक्शन है, उसमें दिया गया है कि शादी के समय यदि कोई सामान लड़का पक्ष या लड़की पक्ष से दिया जाता है तो बाकायदा वो रिकॉर्डेड होंगे, दो गवाहों के साइन होंगे, वर वधू के साइन होंगे। उस लिस्ट में से पूरा सामान यदि शादी के टाइम पे दे दिया जाता है तो वो दहन का जाएगा, वो दहेज के रूप में नहीं आएगा। अगर उस लिस्ट में से आधा सामान शादी के समय दे दिया और आधा सामान रोक लिया गया है और शादी के बाद उस सामान की अगर मांग की जाती है तो वो दहेज आएगा। ये साफ साफ है उसमें। लेकिन यहाँ क्या अतिरिक्त दहेज बोल दिया जाता है। अतिरिक्त दहेज है क्या, ये चौथी कमी है। इसको आप अच्छे से चैलेंज कर सकते हैं। डॉरी प्रोविजन एक्ट अमेंडमेंट द मेंटेनेंस ऑफ प्रेजेंट लिस्ट टू ग्रूम एंड ब्राइड एक्ट के तहत में ये अमेंडमेंट है डॉरी प्रोविजन एक्ट का। पांचवी चीज हम आपको बताते हैं कि 498 के केस में आईपीसी सेक्शन 406 लगा दिया जाता है और पुलिस अपनी चार्जशीट में बोल देती है, लड़के की तरफ से लिख देती है 162 के बयान में कि अपना पक्ष अधिवक्ता के मार्फत रखेंगे, और वो बोल देती है कि 406 साबित हुई। तो भाई 406 कैसे साबित हो गई जब कोई मेंटेनेंस की लिस्ट नहीं है, सॉरी ये डॉरी की कोई लिस्ट नहीं है, प्रोविजन के तहत कोई लिस्ट नहीं है, तो ये 406 आपने कैसे मेंटेनेबल कर दी? क्या प्रूफ आपने इकट्ठे कर लिए? अपनी मर्जी से ही बोल दिया। सातवीं चीज ये है कि जो पुलिस 162 सीआरपीसी के बयान अपनी तरफ से प्रतिवादियों के लिखती है, यानी लड़के पक्ष के जो बयान लिखती है वो गलत लिखती है, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट बिहार में इस साफ बात कही है कि आपको प्रतिवादियों का पक्ष सुनना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो ऑन एफिडेविट पे भी आपके बयान, लेकिन पुलिस यहाँ प्रतिवादियों के पक्ष नहीं लिखती है, ना ही उनका कोई पक्ष रखती है। जांच के नाम पे नजरा नक्शी बना आती है और चली आती है, स्वतंत्र साक्षी उन्हीं को बना देती है जिसके अड़ोस पड़ोस में मकान होता है। आप ये 8वीं गलती है इनकी। दूसरी और चीज, जब यहाँ पे 162 के बयान जब लिख देती है पुलिस, तो जाहिर सी बात है जब आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो आप दोषी तो वैसे भी हो गए आरोप पत्र में। नहीं, डॉरी प्रोविजन एक्ट 1985 नहीं है मेरे भाई संतोष भाई, ये डॉरी प्रोविजन अमेंडमेंट है द मेंटेनेंस ऑफ प्रेजेंट लिस्ट टू ब्राइड एंड ग्रूम एक्ट 1985 डॉरी प्रोविजन अमेंडमेंट। उसमें ये कहा गया है सेक्शन 2 पढ़ना, सेक्शन 2 पढ़ना, उसमें दहेज को जिक्र किया गया है कि अगर दहेज को क्लेम किया जा रहा है, दहेज को आरोपित साबित किया जा रहा है तो दहेज की लिस्ट मेंटेनेबल होना जरूरी है। उसमें पूरा का पूरा पैराग्राफ उन्होंने क्लेरिफाई किया है। आप इसी के आधार पे भी आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अब 162 के बयान अपनी मर्जी से लिख देता है, डेट मीन्स कि आपने अपना पक्ष नहीं रखा। आपने पक्ष नहीं रखा, पुलिस ने अपनी मर्जी से लिख दिया कि साहब अधिवक्ता के मार्फत। ये 8वीं कमी है। 9वीं कमी यह है पुलिस ये नहीं देखती है कि जुडिक्शन कहाँ बन रहा है, जुडिक्शन है कहाँ। लड़कियां क्या करती हैं, घटना स्थल अपने मायके का दिखा देती हैं कभी कभी, ये हमारे साथ में आए, ससुराल वाले मारने आए। ये लूज पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, डिपेंड करता है केस टू केस, मेरिट टू मेरिट डिपेंड करता है, बाकी चीज़ें। अब बात आ जाती है कि चार्जशीटेड हो गया मैटर, भाई आपका पक्ष तो लिख दिया गया, अधिवक्ता के मार्फत न्यायालय में रखेंगे 162, आपका पक्ष सुना ही नहीं है उन्होंने,
तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसको भी वॉयलेट कर रहा है, यानी कि आपको दोषी साबित कर दिया उसने, आरोप पत्र बना दिया उसने। जब आप अपना पक्ष ही नहीं रखेंगे तो आरोप पत्र बन गया। अब जब आरोप पत्र बन गया है, ये जो कमियां मैंने जितनी गिनाई हैं, क्योंकि पुलिस अपनी जागीर समझती है कानून को, उनको ये समझता है कि हमने खाकी वर्दी पहन ली है, 2 स्टार लगा लिए हैं, खैरात में मिल गई है, तो सामने वाला आदमी बेवकूफ़ है, चूतिया है, उसको पता नहीं है कानून के बारे में। चैलेंज के साथ कहता हूँ, जब आरोप पत्र CRPC 173 सब सेक्शन 2 के तहत में जब कोर्ट में चला गया, तो पुलिस ये सोच के भेजती है कि हम कितनी भी गलतियां कर लें, आगे लोग बैठे हैं संभालने के लिए, उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। साबित करते रहिए आप 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक बूढ़े ना हो जाओ तब तक, ठीक है। जज साहब, हमारे माननीय जज साहब क्या करते हैं, चार्जशीट हमारी गई, चार्जशीट हमारी एडमिट हुई, एक ऑर्डर शीट, टाइप्ड ऑर्डर शीट होती है कि अवलोकित पत्रावली का अवलोकन किया, प्रसंज्ञान लिया गया और फला फला डेट को सम्मन जारी हो। मजिस्ट्रेट ने देखी नहीं है चार्जशीट, मजिस्ट्रेट ने कुछ नहीं किया है, एक टाइप्ड ऑर्डर शीट आती है, या अपने हाथ से लिख देता है पैरोकार या पेशकार, एक्सपाइजर जो भी हो वहाँ पे रीडर वगैरह, उसमें डेट मेंशन कर दी जाती है, फाइल पढ़ ली गई। लेकिन CRPC क्या कहती है कि अगर कोई भी पुलिस रिपोर्ट माननीय न्यायालय में अगर प्रेषित की जाती है तो मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्नियंस यानी संज्ञान ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन जब पुलिस चार्जशीटेड इन सब गलतियों को नकारते हुए चार्जशीटेड कर देती है मैटर, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, सम्मन जारी करने का आदेश कर देते हैं। लेकिन वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि CRPC 190 सब सेक्शन 1 क्लाउज 2 में कहा गया है कि दी मजिस्ट्रेट में टेक कॉग्नियंस ऑन पुलिस रिपोर्ट फैक्ट्स, यानी मजिस्ट्रेट को जो संज्ञान लेना है, कॉग्नियंस लेना है, वो पुलिस रिपोर्ट जो यानी चार्जशीट है 173(2) CRPC के तहत में, उस पे उसके फैक्ट को देखते हुए संज्ञान लेना होता है कि जो धाराएं लगाई गई हैं क्या इनमें पर्याप्त सबूत लगाए गए हैं, क्या इन धाराओं के तहत में अपराध कारित हो रहा है, क्या जो पुलिस रिपोर्ट जो लगाई गई है उन धाराओं के तहत में क्या वादिया द्वारा पर्याप्त सबूत दिए गए हैं। लेकिन नहीं करते। आपको लोग बोलते हैं कि भाई जमानत करवा लो, जैसे ही FIR, कुछ तो फट्टू ऐसे होते हैं बहुत बड़े 30 मार का समझते हैं अपने आप को, कभी कभी मेरे को भी गाली देने लगते हैं, उम्मीद भी हमसे फ्री की करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जमानत के लिए भागते हैं। ठीक है भाई, जमानत लेना आपका अधिकार है, बिल्कुल जमानत आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन तरीके से लो। चार्जशीटेड हो गया आपका मैटर, आपने देखा रही हमारे खिलाफ सम्मन हो गए, BW वारंट हो गए, आप तुरंत चले गए जमानत लेने के लिए। तो यार एक चीज़ बताओ कि जब पुलिस रिपोर्ट में ही ये सारी कमियां हैं और मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान ले रहा है, तो क्या हम उस इंट्रालोकेटरी ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते? हम क्यों जमानत लें, हम क्यों ट्रायल फेस करें, हम क्यों मेंटली टॉर्चर हों, हम क्यों फाइनेंशियली टॉर्चर हो? ऐसा कोई भी आदेश जो प्रतिवादियों के हितों को प्रभावित कर रहा हो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ जो मजिस्ट्रेट ने जो कॉग्नियंस ऑर्डर जो लिया है, जिस पे सम्मन जारी किया है, उसके खिलाफ में हम ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। लेकिन आपको बोला जाता है कि नहीं, एक काम करो, चार्जशीटेड हो गया आपका मैटर, ऑनरेबल हाई कोर्ट चले जाओ,
CRPC 482 में क्वैशिंग के लिए। क्यों चला जाऊं भाई, क्यों जाऊं, किस लिए जाऊं? कौन कहता है? मैं अपनी रेमेडी बचा के रखूंगा। हम जाएंगे ना तो सम्मन के खिलाफ जाएंगे, ना हम वारंट के खिलाफ जाएंगे, ना हम जमानत लेंगे, ना ट्रायल फेस करेंगे। अगर पुलिस की चार्जशीट में कमियां हैं और मजिस्ट्रेट ने अगर उसको कॉन्गनियंस लिया है तो हम उस कॉन्गनियंस के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिवीजन में जाएंगे। कभी होता नहीं है, अमूमन नहीं होता है, अमूमन लोग नहीं करते हैं। जब मैंने किया था ना तो वहाँ पे भी लोग चौंक रहे थे, काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। ऐसे नहीं होता है। अब क्वैशिंग में चले जाओ भाई, क्यों चले जाएं? क्यों चले जाएं? मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर नहीं किया क्या सम्मन जारी करने का? मजिस्ट्रेट कॉन्गनियंस ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, उसको बाद नहीं किया जा सकता। चार्जशीट लग गई है, मजिस्ट्रेट अगर उसमें चार्जशीट में कमियां देखेगा तो कॉन्गनियंस नहीं लेगा, कमियां नहीं देखेगा तो कॉन्गनियंस लेगा नहीं लेगा, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो बात नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? उस चीज़ को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वहाँ से भी अगर खारिज हो जाती है तो हमारे पास सीधा ऊपर के लिए अपील पड़ी हुई है। लेकिन जब हम रिवीजन में जाते हैं तो 397 और 399 में जो सेशन जज होते हैं उनको रिवीजन की पावर दी जाती है। और 401 CRPC के तहत में हाईकोर्ट की तरह, क्योंकि रिवीजन का रिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ रिवीजन जो है, रिवीजन का हम ऊपर अपील हाई कोर्ट में। तो यहाँ पे हमारी जो 482 वाली रेमेडी है वो साफ साफ बची हुई है। अगर आपकी FIR में 5 लोग मुलजिम हैं या 2 लोग मुलजिम हैं तो आपको क्या करना है? चार्जशीटेड हो गया मैटर, तो आपको एक आदमी के नाम से, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से आपको ऊपरी अदालत में मजिस्ट्रेट के संज्ञान को चैलेंज करना है। बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, रिवीजन अलाउड हो गई, कैंसिल हो गई, डजंट मैटर। अलाउड हो गई तो वो चार्जशीट बेकार हो गई, मजिस्ट्रेट दोबारा कॉन्गनियंस नहीं ले सकते। अगर कॉन्गनियंस लेंगे तो वायलेट करेंगे। ठीक है, FIR ख़त्म। FIR को तो फिर बाद में ले जाएंगे, जब चार्जशीट ही ख़राब हो जाएगी तो FIR ऊपर चली जाएगी। फिर अब सपोज मान लिया नीचे जिला अदालत में हम गए, हमने उसको रिवीजन में किया, रिवीजन अलाउड हुआ नहीं हुआ। और अलाउड क्यों नहीं हुआ? मेरिट पे तो अलाउड होगा, क्योंकि रिपोर्ट में कमियां बहुत हैं और संज्ञान लिया गया है। डेट मीन्स मेरिट पे डिसाइड होगा। फिर भी अगर खारिज कर देते हैं, हमारे पास ऊपरी कोर्ट का रास्ता बचा हुआ है। जब वहाँ से भी खारिज हो जाए, हम अभी 482 की बात नहीं कर रहे हैं, 482 हमारी बिल्कुल सेफ़ है। उसके बाद में हमारे घर के जो भी फैमिली मेम्बर्स होंगे उनके हाथ से हम रिवीजन फाइल कराएंगे। तो इस तरीके से जो अबला है ना, जो विश्व सुंदरी है, इसको हम कई सालों तक नचा सकते हैं, उसको छठी का युद्ध दिला सकते हैं। और जमानत नहीं लेनी है अभी तक, जहाँ तक मेरा मानना है, उसको हम छठी का दूध याद दिला सकते हैं। अगर उसने 5 लोगों को मुलजिम बनाया तो 5 लोगों के नाम से एक एक करके हम रिवीजन में जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के संज्ञान को या वारंट को या सम्मन को। घुमाओ उसको, उसी कोर्ट में घुमाओ। 482 सुरक्षित है आपकी। तो यहाँ पे क्या है, हम बेल से भी बच रहे हैं, क्योंकि हम सम्मन के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम वारंट के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम उस संज्ञान आदेश के खिलाफ जा रहे हैं जो CRPC 190 सबसेक्शन 1 क्लास 2 का वायलेशन कर रही है और पुलिस रिपोर्ट की कमियां शो कर रहे हैं। अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आई हो तो कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि क्या ये वास्तविक सही है, क्या जो मैंने जितनी बात बोली है वो कानूनी दायरे में बोली है। आखिर में हम क्यों जमानत करवाएं, हम क्यों ट्रायल फेस करें और क्यों सालों साल बाद
अपने आप को वरी साबित करवाएं, तब जब हमारा सब कुछ लुट गया हो हम उसी संज्ञान आदेश को चैलेंज करेंगे और पुलिस ने जो कमियां की हैं उन कमियों को गिनाते हुए। इससे हमारा मेंटली टॉर्चर बचेगा, इससे हमारा फाइनेंशियली टॉर्चर बचेगा, इससे हमारा परिवार का टॉर्चर बचेगा, और हम उसको जो नंगा नाच जो उसने स्टार्ट किया है उसको उसी कोर्ट में वहीं घुमाते रहेंगे। एक रिवीजन भी होता है, एक पोस्ट रिवीजन भी कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के संज्ञान आदेश को। अगर चाहें तो उसी कोर्ट में हम रिव्यू भी फाइल कर सकते हैं, ये भी CRPC 362 में प्रावधान है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरिट टू मेरिट डिसाइड होती हैं। अगर मेरी बात गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को देखा है एडवोकेट तो बोलेंगे ना, ये तो यार हमें सोचना है, ये कॉमन सी चीज़ है। और बोलते क्यों हैं? पुलिस कितनी भी गलतियां कर दे, वो ये जानती है कि हम कितनी भी गलतियां कर देंगे मजिस्ट्रेट है ना उसको नज़रअंदाज कर देंगे, क्योंकि टाइप ऑर्डर सीट होती है, सम्मन जारी हो जाए, फिर वकील लोग बैठे हुए हैं संभालने के लिए, सालों साल मुकदमा चलेगा। हम सालों साल क्यों चलाएंगे, किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ क्यों करेंगे? अगर हमें किसी से पैसा लेना होगा तो हम ले लेंगे इकट्ठा, ईमानदारी से ले लेंगे, लेकिन किसी का जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। कोई बात नहीं समीर भाई, हम भी तो पैसा मांगते हैं, हम भी पैसा चाहिए, बिना पैसे के कुछ है क्या? और सारी चीज़ें एडवोकेटों पे निर्भर नहीं करती, आपको भी अपने केस में मदद करनी पड़ेगी। और बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है भाई। एक जो इंडियन सर्विसेज करके एक्ट थी 1887, जिसमें पानी जो है ना फ्री दिया जाता था पीने के लिए, अगर कोई पानी किसी दरवाजे पर नहीं पिलाया जाता था तो उसको 3 साल की सज़ा हो जाती थी। उस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया। आज पानी की बोतल 20 रुपये में बिक रही है 1 लीटर की। तो मेरे भाई बिना पैसे के कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो हमने बात बोली है, और ऐसा भी नहीं है कि हर महिला गलत है। अगर महिला अगर सही है, उसके तथ्य अगर सही, आप 2 लाइनें लिखो, मैं महिलाओं के लिए बोलना चाह रहा हूँ, आप 2 लाइनें लिखो, लेकिन सच बात लिखो। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप सच बात लिखो। अगर आप सज़ा दिलाना चाहती हैं और जिसने आपके साथ गलत किया है तो उसको सज़ा भी मिलेगी। बहुत सी चीज़ें हैं कानून में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप बढ़ा चढ़ा के गलत चीज़ें प्रस्तुत करेंगी तो डिफेंस सामने, जितनी चीज़ें आप झूठी पेश करेंगी उतना ही ज़्यादा डिफेंस सामने वाले को मिलेगा। और ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि महिलाएं जो हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए उनके फेवर में बने हुए कानूनों का मिसयूज बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं। हम नहीं कह रहे हैं, NCRB के रिकॉर्ड्स कह रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई महिला पीड़ित है वो भी संपर्क कर सकती है, उसका भी स्वागत है। लेकिन अगर आप महिला तक ही सीमित होना चाहती हैं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है उन सभी महिलाओं से, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूँ कि ये जो मेरा पेज है, मेरी बातें हैं, बहुत लोगों को बुरी लगती हैं। मैं किसी महिला का दुश्मन नहीं हूँ, मैं दुश्मन हूँ इस सिस्टम का। ये जो कानून जो पुरुषों के जीवन से, परिवारों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर किसी महिला को मेरा पोस्ट या मेरी पेज या मेरी बात गलत लगती है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के एक चीज़ ज़रूर पूछूंगा कि अगर आप महिला हैं और सिर्फ महिला तक ही सीमित रहना चाहती हैं तो आप मेरे वीडियो का, मेरे पेज का, मेरी बात का विरोध करो, हम आपका वो स्वागत करेंगे। लेकिन अगर आप महिला से भी ऊपर हैं, आपके कुछ रिश्ते हैं, एक माँ के, एक बहन के, एक भाभी के, एक पत्नी के, तो मेरा सपोर्ट ज़रूर करना और मेरी बात का समर्थन करना।
क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके भाई, माँ, पिता, किसी के साथ भी हो सकता है, आपके सगे संबंधी के साथ हो सकता है। मैं मानता हूँ अगर आपके साथ में कोई प्रताड़ना हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके भाई को, आपके पिता को या आपके किसी संबंधी को कोई महिला इन्हीं कानूनों के तहत में ट्रैप नहीं कर सकती। जब एक पैर आगे जाता है तो दूसरा पैर पीछे रह जाता है। और विरोध करने का आपका अधिकार है, खूब विरोध करिए, लेकिन मेरी बात याद रखिए कि महिला है और सिर्फ महिला तक ही आप सीमित रहना चाहती है, तो हमारा खूब विरोध करो। अगर महिला होने से भी अगर आपके ऊपर कुछ रिश्ते हैं तो हमारी बात का समर्थन जरूर करना, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत हमारी नहीं है, आपके परिवार को भी बचाने के लिए है। क्योंकि आपके भाई को भी कोई भी ट्रैप कर सकता है, आपके पिता को भी ट्रैप कर सकता है, आपके पति को भी ट्रैप कर सकता है। और हम ही जैसे लोग आप लोगों के काम आएंगे, वरना हिजड़े तो ताली बजाते हैं, वो कल भी आपके साथ थे और बाद में भी आपको बाहर ताली बजाते हुए दिखाई देंगे, तब जब आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होगी। तो ये 498A के बारे में कुछ कमियां थी। बाकी अगर आपको लगता है कि अगर हम आपके कुछ लायक हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7906300632। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। और केस टू केस डिपेंड करता है, मेरिट टू मेरिट डिपेंड करता है। ये जो मैंने बात बोली है वो एक जनरल बात बोली है। धन्यवाद।